तो ये स्मृति ईरानी के लिए मैसेज है भाई साहब, कि स्मृति ईरानी की हैसियत कांग्रेस के एक छोटे कार्यकर्ता से जीतने की नहीं है, और वो अपना मुकाबला राहुल गांधी से समझती थी। और एनडीए के घटक दल, उनमें से 2 दल तो ऐसे हैं जो ताज़ा ताज़ा हैं, कभी भी पलटी मार सकते हैं, तो सरकार तो बीजेपी की नहीं है। सर, जिस तरह से आज चुनाव के परिणाम आए हैं, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सबसे पहले अपनी? सबसे पहले प्रतिक्रिया ये देना चाहूँगा कि बीजेपी ने कल कहा था कि सारे देश को पप्पू ना समझें, ठीक, तो समझ में आया बीजेपी को कि पप्पू कौन है। जिसे वो पप्पू समझ रहे थे वो पप्पू है कि नहीं है, और तुम्हारा गप्पू कितना देर टिका है, समझ में आया। एक बात। दूसरी बात, अयोध्या से बीजेपी का हारना इस बात का पूरी तरीके से मैसेज दे रहा है देश और अयोध्या और यूपी, कि इस देश में चुनाव मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर और धर्म के नाम पर नहीं होगा। देश में चुनाव बेसिक मुद्दों पर होगा, रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के नाम पर होगा, महंगाई के नाम पर होगा। ये मैसेज सीधे सीधे कन्वे हुआ है, सीधे सीधे लोगों में गया है। दूसरा, अरुण गोविल का हारना, जिसने भगवान राम का नाम इस्तेमाल किया वोटों के लिए अपने चुनावी कैंपेन में, उसके लिए भी मैसेज है। मैंने पहले भी कहा था, ये बताया अरुण गोविल कि जीत गए तो भगवान राम जीते, हारे तो कौन हार रहा है, अरुण गोविल हारे या भगवान राम हारे। और अगर भगवान राम हारे हैं तो अरुण गोविल से बड़ा धर्म का विद्रोही कोई नहीं। और अगर वो कहते हैं अरुण गोविल हारे तो पूरे देश से माफ़ी मांगे और मेरठ की जनता से माफ़ी मांगे कि मैंने भगवान राम का नाम इस्तेमाल किया चुनावों में। कहाँ इस्तेमाल किया उन्होंने नाम ऐसा? फोटो लेके घूमे वो, और उन्होंने कहा प्रभु राम के लिए वोट दें। क्यों नहीं आए? ऐसे 10 वीडियो वायरल हैं, आप देख सकते हो, गाड़ियों में भगवान राम की फ़ोटो लेके घूमे हैं वो, ठीक है। तो भाई भगवान राम की जो मर्यादा का जो उन्होंने मजाक उड़ाया चुनाव में उनका नाम इस्तेमाल करके, उसके लिए देश से माफ़ी मांगे। और मैंने पहले ही कहा था कि कौन हारे ये तय कर ले, ठीक है। तो ये देश सीधे सीधे तौर पे ये दर्शाना चाह रहा है कि देश में चुनाव मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं होगा, बेसिक मुद्दों पर होगा। चुनाव देश में बीजेपी वर्सेस डेमोक्रेटिक सिस्टम की थी, देश का लोकतांत्रिक सिस्टम जीता है। पहली बार तंत्र पे लोक की जीत हुई है, तंत्र पे जन की जीत हुई है। हर वक्त तंत्र जीतता आया था, 10 सालों से तंत्र जीत रहा था, 10 सालों से सिस्टम को मैनेज किया जा रहा था। पहली बार चुनाव आयोग पर इतने सवाल उठे, चुनाव आयोग को इतनी स्पष्टता, इतनी गंभीरता दिखानी पड़ी कि उसे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। इससे पहले हमने बिहार का चुनाव देखा जहाँ गड़बड़ हुई, यूपी का चुनाव देखा, और ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में गड़बड़ नहीं हुई है, बहुत हद तक हुई है, ठीक है। लेकिन बहुत हद तक उसको रोका भी गया है। जैसे संभल में कई लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, ऐसी खबरें आई। मनोज तिवारी एक स्कूल में 2 घंटे जाके बैठे आते हैं, किसी स्कूल से कप के गिफ्ट बिके जहाँ मोबाइल तक ले जाना अलाउड नहीं था। इन सब के बावजूद अगर इंडिया गठबंधन 232 सीटों पर लीड करता है तो ये देश में सीधे सीधे जनतंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, डेमोक्रेटिक सिस्टम की जीत है, देश के लोगों की जीत है, उन सभी लोगों की जीत है जिसने भाई कांग्रेस को वोट दिया, उन सभी की जीत है जिन्होंने वोट नहीं भी दिया, ठीक। कहीं ना कहीं भाई देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम के सभी भागीदार हैं। तो देश में पहली बार डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत सरकार बनने जा रही है। कोई भी सरकार तानाशाह होने से बच गई। मोदी जी जो तानाशाही का थप्पा इस देश पर लगाना चाहते थे वो रुक गया, और देश को एक सही व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा कांग्रेस के द्वारा। एक वो तानाशाह जिसको आप लोग गालियाँ देते हैं, 24-24 घंटे गालियाँ देते हैं, वो उसको तानाशाह बोलते हैं आप? भाई किसको गाली दे रहे थे? तानाशाह को तानाशाह नहीं कहोगे। ये देश में आज भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। ये एक मैंने भाषण सुना था कि अगर 2047 में नरेंद्र मोदी होते तो आज देश की तस्वीर कुछ और होती। देश इतना बड़ा लोकतंत्र कभी नहीं बन पाता और देश को इतना बड़ा टैग कभी नहीं मिल पाता। अगर नरेंद्र मोदी 2047 में भारत के प्रधानमंत्री बनते तो देश तानाशाही रहता, देश को एक हिटलरशाही मिलती और देश का नाम आज़ादी के तुरंत बाद खराब हो जाता। जिस ढंग से नरेंद्र मोदी ने इस देश को चलाने की कोशिश की है वो सच में बहुत ही बेढंगा ढंग है, क्योंकि इस देश में सभी संप्रदाय, सभी धर्म, सभी का सम्मान करना जरूरी है। हमारा देश विविधता में एकता का देश है, जबकि मोदी जी ने इस देश को बहुसंख्यकवाद की ओर बढ़ाया है। एक धर्म विशेष की कम्युनिटी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, दूसरे को दबाने की कोशिश करिए, जबकि हमारा संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता ही नहीं। हमारा देश संविधान के आधार पर हर संप्रदाय, हर जाति, हर समुदाय को बराबर की मान्यता देता है, जबकि मोदी जी इस देश में धार्मिक एजेंडा को आगे बढ़ा रहे थे, जो कि इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए घातक था। राहुल गांधी बार बार ये अभी भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा संविधान बचाना था, संविधान जनता ने बचाया, जबकि संविधान बचाने की बात तो मोदी जी ने भी करी थी कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं, जब भी संविधान नहीं बदल सकते थे। हालांकि सरकार तो बीजेपी अभी भी बनाने जा रही, संविधान पर अभी भी कोई खतरा नहीं है। 400 पार का नारा उन्होंने क्यों दिया था? क्यों बीजेपी के कई नेताओं ने ये कहा था कि हम संविधान बदल देंगे?
क्यों बीजेपी के नेता अपनी तो मनमानी? उनका अपना व्यक्तित्व, उनका तो व्यक्तिगत उनका विचार था ना, वो बीजेपी, मोदी जी ने बोला कहीं, अमित शाह ने बोला कहीं, राजनाथ सिंह ने बोला कहीं, वो तो उनका व्यक्तिगत विचार है। भाई एक बात बताओ, ऐसे कई सारे लॉ हैं, ठीक है, जिस पर विपक्ष की नामंजूरी थी, लेकिन क्योंकि बीजेपी के नंबर ज़्यादा थे और बीजेपी ने अपने मनमाने ढंग से उस पर काम किया, उसको पास करा लिया। उसमें से इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा स्कैम है। अगर मोदी जी के पास मौजूदा स्थिति में फिर नंबर आ जाते तो हमने पिछली सरकार में जो थोड़े नंबर थे, ठीक है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड को और पावर दे देते, तो वो तो संविधान के लिए खतरा ही था ना। इलेक्टोरल बॉन्ड सारे घोटालों की जड़ है। तो ये कैसे लागू हुआ, कैसे इसको लीगलाइज किया गया, ये संविधान को बताना ही तो है कि कोई भी सत्ता में बैठा व्यक्ति अपनी मनमानी कर ले। जनता के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं, विपक्ष के प्रति इसकी कोई जवाबदेही नहीं। एक शासन में बैठा व्यक्ति 10 साल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता और उसको शर्म तक नहीं आती और मीडिया उससे सवाल पूछती है, आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो, जेब में बटुआ रखते हो नहीं रखते। तो ये डिक्टेटरशिप थी कि नहीं थी? एक ध्रुव राठी वीडियो बनाता है, उसके फैक्ट को काटने वाला कोई नहीं, लेकिन उसको गाली बकने के लिए 4 लोग खड़े कर दिए जाते हैं। मोदी जी की डिक्टेटरशिप तो थी, मगर डिक्टेटरशिप बिहाइंड डेमोक्रेसी थी, ये एक सत्य है। मोदी जी बुरे तो थे, लेकिन बुरे दिखना नहीं चाहते थे। ठीक, ये मान लीजिए मेरे मोहल्ले में मैं कहूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा तो करते हैं, लेकिन मोहल्ले में सामाजिक कार्यकर्ता बन के रहते हैं, सोशल वर्कर बन के रहते हैं। तो मोदी जी उनमें से एक समझ लो कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम, देश को डेमोक्रेटिक राष्ट्र दिखाना तो चाहते थे, लेकिन देश को चलाना मनमाने तरीके से चाहते थे। जैसे धारा 370 का हटाना, ठीक है, 370 हटाई, अपना एक उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा तुमने घाटी में? अगर इतना अच्छा फैसला था, कश्मीर में शांति बहाली आ गई थी, तो तुम्हारे प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, तुमने अच्छा निर्णय लिया था, वहाँ की जनता तुमसे खुश थी, तुमने अपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने 370 हटनी थी, अच्छी बात है, हटनी चाहिए थी, नेहरू भी पक्ष में थे, कांग्रेस भी हटाती, लेकिन जिस तरीके से तुमने हटाया वो डिक्टेटरशिप का तरीका है, वो तानाशाही का तरीका है। जनमत संग्रह से 370 हटनी चाहिए थी, जो मोदी जी ने फॉलो नहीं करी। देश के लोगों का सम्मान नहीं करा, किसी घाटी के कल्चर का सम्मान नहीं करा, एकाएक उठा के फेंक दिया। लद्दाख के मामले में भी मोदी जी ने ये किया। तो मनमाने ढंग से ये देश नहीं चलता, ये देश सैन्य शासन के अधिकृत नहीं आता है, ये देश के लोगों का है। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है, और मोदी जी शायद ये भूल गए थे। इस देश की जनता ने मोदी जी को वापस याद दिलाया है कि लोकतंत्र मतलब देश की जनता। अच्छा, एग्जिट पोल देखे थे आपने? बिल्कुल देखे थे। उसके बाद जो परिणाम आए, उसके बाद क्या लगा उसके बाद आपको? नहीं, एग्जिट पोल तो बिल्कुल फर्जी थे, और एग्जिट पोल का फर्जीवाड़ा तो बहुत लोगों ने विश्लेषित कर दिया। और वो एग्जिट पोल जारी किसने किए थे? उन लोगों ने जो बीजेपी से प्रायोजित थे, और उन लोगों के भी सर्वे किया गया जो बीजेपी के कहीं ना कहीं कोर मेंबर थे, कोर वोटर्स थे। तो ये तो निर्भर करता है कि आप कितने लोगों पर, किस जगह पर सर्वे कर रहे हो। एग्जिट पोल तो उसी हिसाब से हो जाते हैं। 140 करोड़ लोगों के बीच का एग्जिट पोल कभी नहीं होता, और एग्जिट पोल गलत साबित होते रहे, कई बार साबित हुए हैं, और अब की भी होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो तो बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। हाँ, तो नोच लें बीजेपी वाले, अब खिसियाने का टाइम। खिसियानी बिल्ली बोल रहे हैं। हम गाय को खिसियाएंगे भैया? भाई सरकार आई है देश में, किसकी? देश की थोड़ी आई है, देश के लोगों की आई है, डेमोक्रेटिक सिस्टम की। एनडीए की आई है। नहीं जी भाई, एनडीए की सरकार कैसे आ गई? अभी जो एनडीए में जो घटक दल है वो किसके हैं भाई? अभी चचा पलटी मारेंगे ना। अभी भैया आरएलटी बात हुई थी क्या? अरे भाई मुझे एक बात बताओ, चचा भाई, एक तेजस्वी यादव ने कहा था ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चचा ने ठगा नहीं। मोदी जी बचे हुए हैं, ठग लेंगे उन्हें भी। तो चचा के ठगने में भी मोदी जी बाकी हैं, अभी ठग लेंगे, अब नहीं 6 महीने बाद ठग लेंगे। बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, हो सकता है अभी बना भी लें दिखाने के लिए, लेकिन 6 महीने में गिर जाएगी। अच्छा, कुछ लोग का कहना ये है कि प्रधानमंत्री का चेहरा भी कोई दूसरा होने वाला है, क्या आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, काफ़ी हद तक मुझे लगता है, जिस हिसाब से मोदी जी का बुढ़ापा और उनकी 75 वो रीज़न हारे। जैसे इसमें प्रधानमंत्री बदलने के पीछे रीज़न तो ये है कि मोदी जी बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर पाए, लेकिन वो रीज़न ये देने वाले हैं कि 75 साल से ज़्यादा एज हो रही है, इसलिए रिटायरमेंट ले रहे हैं। कोई और ही चेहरा होगा, और मुझे जहाँ तक ज़्यादातर उम्मीद जो लगती है कि अब वो कोई ऐसा चेहरा देंगे कि देश को फिर गुमराह करने की कोशिश करेंगे, कि हम सेक्युलर चेहरा दे देंगे, नितिन गडकरी जैसा चेहरा, कि भाई देश में हम ऐसा चेहरा दे रहे हैं, और वापस लोगों को अगले विधानसभा चुनाव में फ़ायदा मिले। क्योंकि मोदी जी जो हैं या अमित शाह जी जो हैं वो चुनावी राजा हैं, चुनावी भाई गणना करते हैं कि अगले राज्य में कैसे सरकार बने। तो उसी के तहत हो सकता है मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने अब की बार। अच्छा, अब देखा जा रहा है अमेठी में भी जो है कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई है। राहुल गांधी खुद तो लड़े नहीं, अपने पीए को लड़वा दिया, बीजेपी कह रही है। तो ये स्मृति ईरानी के लिए मैसेज है भाई साहब, कि स्मृति ईरानी की हैसियत कांग्रेस के एक छोटे कार्यकर्ता से जीतने की नहीं है, और वो अपना मुकाबला राहुल गांधी से समझती थी। तो ये स्मृति ईरानी को सोचना चाहिए कि तुम्हारी हैसियत क्या है। राहुल गांधी यूपी छोड़ के कहीं नहीं गए, वापस यूपी में ही आए।
तुम्हारी अगर हैसियत है या तुम्हारे पप्पा जो जिन्होंने वॉर रखवा दी मोदी जी, अगर उनकी हैसियत है तो कभी साउथ से चुनाव लड़ें और जीत के दिखाएं। चुनाव तुम लड़ते हो तो धर्म की नगरी से, चुनाव लड़ते हो तो धर्म के नाम पे, चुनाव लड़ते हो तो हिंदू मुसलमान के नाम पे, और इलाके भी वैसे चुनते हो जहाँ से तुम्हें लीड मिल जाए। फिर भी मोदी जी को बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ी लीड नहीं मिली है पिछले बार के मुकाबले। साउथ में खाता तो खुलता हुआ दिखा ना उनका, एनडीए का खाता खुलता दिखा ना, उसका यानी काम तो किया है। नहीं, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि वहाँ विधानसभा चुनाव एक साथ थे, विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ थे, तो लोग कन्फ्यूजन हो गई होगी लोगों को। और अक्सर ऐसा हो जाता है जहाँ विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ में होते हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी लीड है। क्या लग रहा है जो अब सरकार बनने जा रही है, क्या सही में आपको लग रहा है टूट सकती है सरकार दोबारा? टूटी पड़ी है। बीजेपी कहाँ जीती है? बीजेपी पिछली बार अपने दम पे 303 लाई थी, अभी 272 नहीं ला पाई। तो बताइए कहाँ बीजेपी की सरकार है? और एनडीए के घटक दल, उनमें से 2 दल तो ऐसे हैं जो ताज़ा हैं, कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो सरकार तो बीजेपी की नहीं है, एनडीए की है, और एनडीए के दल कभी भी टूट सकते हैं। हो सकता है जुड़े ही ना, टूटने की बात अभी तक, कल तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि किसकी सरकार बन रही है किसकी नहीं। अच्छा, लेकिन मोदी जी की गारंटी तो है, वो तो अच्छी एकदम, जनता ने उसको भरोसा तो किया है ना, देखा तो गया ना। एनडीए को, मोदी जी को नहीं लेकिन उनके समर्थन में जो एनडीए थी उसका साथ तो दिया ना जनता ने। जितनी सीटों पे मोदी जी जीत रहे हैं उतनी सीटों पे जीत का मार्जिन देखिए और आपको पता चल जाएगा कि गारंटी क्या है। मोदी जी की गारंटी तो है मगर झूठ बोलने की, और जनता ने गारंटी का जवाब दे दिया अपनी उंगली से कि तुम्हारी गारंटी पे, और गारंटी कब दी जाती है? आज तक मुझे तो नहीं लगता किसी प्रोडक्ट की गारंटी काम में आई है। गारंटी देते हैं, हम लेते हैं और वो यूज़ तो होती नहीं, फिर नई नई पॉलिसी लग जाती है, तो गारंटी एप्लीकेबल नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद लो, मोबाइल खरीद लो, आपको मोबाइल ख़राब हो जाए तो मोबाइल वाले फिर वो कहते हैं जी इसमें पानी की गारंटी नहीं थी, जी इसमें आईसी की गारंटी नहीं थी। तो मोदी की गारंटी तो वैसे भी झूठ की गारंटी है, तो गारंटी के पूरे होने की गारंटी नहीं है, तो मोदी जी की गारंटी किस काम आएगी? सर, आपको देखा गया था कन्हैया कुमार की खूब रैली में गए थे, कितनी बुरी तरीके से हार हुई। आप कह रहे थे कन्हैया कुमार के आगे पीछे भी नहीं है मनोज तिवारी, देखा कितनी बुरी तरह पटखनी दी है कन्हैया को। देखिए, कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है। अब कन्हैया कुमार का जीतना तो तय था, जिस सीट से वो लड़ रहे थे वहाँ से लीड भी अच्छी थी, कुछ ना कुछ तो मैनेज हुआ है। सब जगह का नहीं हुआ लेकिन काफ़ी हद तक प्रभावित करने की कोशिश की गई है। इसमें संभल एक एग्जाम्पल है जहाँ पर वोटिंग से रोका गया था और उसकी वीडियो वायरल भी हुई थी, लल्लन टॉप ने भी कवरेज की थी। कन्हैया कुमार वाली सीट पर भी मनोज तिवारी एक स्कूल में 2 घंटे बैठ कर आए थे, ठीक है, और कुछ जगह पर कप भी बटे थे नॉर्थ ईस्ट में। तो भैया ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ मैनेज किया गया है, और हो सकता है जल्द उसके लिए कोर्ट में केस भी हो, उपचुनाव भी हो, तो अभी कह नहीं सकते। फिर आप जब हार जाते हैं फिर कहते हैं कुछ मैनेज किया है। अब इतनी सीट लाए, राहुल गांधी भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना इस बात को, वो कहीं कह रहे हैं कुछ मैनेज किया है। मतलब वो जो संभल का चुनाव था जहाँ पुलिस वालों ने रोका वो गलत था ना, वो वीडियो वायरल है ना कि पुलिस वाले वोट नहीं देने दे रहे। तो मैनेज तो होता है, और भाजपा कितना मैनेज करते सबको पता है। बिहार के अंदर जीते हुए कैंडिडेट से सर्टिफिकेट वापस ले लिया जाता है, तो क्या क्या मैनेज नहीं होता। ये तो चुनाव आयोग पे इतने सवाल खड़े हुए तब जाके इतनी निष्पक्षता आई है। अगर इतने घेरे में नहीं होता चुनाव आयोग तो ये निष्पक्षता भी मुमकिन नहीं थी। ईवीएम पे तो सवाल था, लेकिन ये विपक्ष के आंदोलनों का नतीजा है, वकीलों के आंदोलनों का नतीजा है, ये विपक्ष की सतर्कता का नतीजा है, जनता के सतर्कता का नतीजा है कि चुनाव आयोग को निष्पक्षता दिखानी पड़ रही है। वरना चुनाव आयुक्त है कौन, किसने चुना है, सबको मालूम है, किस पॉलिसी के तहत आ रहा है, क्या सेटिंग करी थी मोदी जी ने। तो भैया अब की अगर गड़बड़ हो जाती तो जनता विद्रोह कर देती ना, तो जवाबदेही इस बार ज़्यादा थी चुनाव आयोग की, और ये इसी कारण पॉसिबल हो पाया। अगर इस बार भी ऐसा नहीं होता तो पक्का धांधली थी, चुनाव में धांधली होनी तय थी। निष्पक्ष चुनाव हुआ है ना एकदम, लेकिन देखा इस चुनाव में एक भी ऐसी खबर नहीं आई कि ईवीएम पकड़ी गई है। आपको मालूम है, एक सिंगल खबर नहीं मिली कि किसी गाड़ी में ईवीएम जा रही थी, पता है आपको। लेकिन विधानसभा के चुनाव में पता चलता था ईवीएम पकड़ी गई, कोई गाड़ी था और वो बीजेपी का मेंबर निकलता था। तो इस चुनाव में ऐसी खबर क्यों नहीं आई है? सतर्कता है ना कहीं ना कहीं। तो इसमें सेटिंग थोड़ी, इसमें निष्पक्ष चुनाव हुआ ना, नहीं पकड़ी गई मशीन, तो आप मोदी जी ने सेटिंग कैसे कर रहे हैं कि ये कैसे बोल सकते हैं निर्वाचन आयोग से? भाई, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता वर्किंग थे, ये खबर झूठी थी सच थी? सच थी ना। वो क्यों वर्किंग थे भाई? इलेक्ट्रॉनिक इससे पहले जो चुनाव हुए थे गाड़ियों में जो पकड़ी जा रही थी ईवीएम, वो क्यों पकड़ी जा रही थी? इस चुनाव में क्यों नहीं पकड़ी गई? निष्पक्षता क्यों दिखानी पड़ी? उतने प्रेशर के बाद ही तो चुनाव आयोग पर विपक्ष का प्रेशर बना, मीडिया में कवरेज करी, और बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब मीडिया का, क्योंकि मेन स्ट्रीम का मीडिया तो अपनी जिम्मेदारी भूल ही गया था। आपको मालूम है कि भाई एग्जिट पोल में भी जिताया उनने, ओपिनियन पोल में भी जिताया, और सारी कवरेज मोदी जी को मिली है टेलीविजन में। ये यूट्यूब मीडिया की वजह से ही देश में निष्पक्ष चुनाव हो पाए, चुनाव आयोग पर प्रेशर पड़ पाया, क्योंकि देश की जनता ने यूट्यूब पर ज़्यादा भरोसा किया अब की बार।
आपको हमेशा देखा जाता था डिबेट में, डिबेट कई जगह करते थे, अंधभक्त जो आप अंधभक्त कहते थे, जो बीजेपी के समर्थक थे उनको समझाते थे, क्या उनसे आप कुछ फायदा हुआ, आपको दिखा कुछ फायदा उससे? बहुत बड़ा फ़ायदा है भाई। किसी ने कुछ भी सपना देखा हो, मैंने तो देखा अंधभक्त मुक्त भारत, और मैं अंधभक्त मुक्त भारत के सपने में 30% आगे बढ़ चुका हूँ। और एक दिन वो वक्त ज़रूर आएगा कि इस देश में एक भी अंधभक्त नहीं होगा। और मैं तो देखो यूपी में बदलाव जल्दी होगा, तो जितने भी अंधभक्त हैं उनको जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अंधभक्ति में, मोदी भक्ति में देश के साथ बहुत गद्दारी करी है। देशद्रोह का मुकदमा तो मैं कराऊंगा सब पर। राहुल गांधी दिल तोड़ने वाले हैं, या तो वायनाड की जनता का या रायबरेली की जनता का, किसी एक का दिल तोड़ने वाले राहुल गांधी। राहुल गांधी किसी का दिल नहीं तोड़ने वाले, ठीक है। ये देश रिप्रेजेंटेटिव का देश है, जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, तो राहुल गांधी भी अपना कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज देंगे किसी जगह, और जहाँ तक वायनाड में भेजेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लग रहा है राहुल गांधी रायबरेली से जो है रहने वाले हैं, वायनाड में दोबारा चुनाव हो। बिल्कुल, वायनाड में उपचुनाव होगा और रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जाएगा वहाँ। तो ऐसा नहीं है भाई, कांग्रेस के दो हाथ, ठीक है, दोनों एक साथ, ऐसा तो है नहीं। वायनाड